गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे लेसन नंबर 17 विद्युत चुंबकीय तरंग और उसका 2 नंबर भाग था संचार तंत्र। संचार तंत्र में अपने लास्ट टॉपिक अपने पढ़ा कि तरंगों का संचरण कौन कौन से रूप में होता है। तो तरंगों का संचरण निम्नलिखित 3 रूपों में होता है। नंबर 1 था आकाश तरंग, 2 नंबर है भू तरंग और 3 नंबर होगी व्योम तरंग। भाग जो 3 नंबर था पार्ट वीडियो का 3 नंबर, उसमें क्वेश्चन था कि आकाश तरंगों के संचरण के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। और आज अपने पढ़ेंगे पॉइंट 2 नंबर है भू तरंग संचरण। तो भू तरंग संचरण या पृष्ठीय संचरण क्या है। जब प्रेषित एंटीना और अभिग्राही एंटीना, प्रेषित यानी जिससे अपने किसी सूचना को भेज रहे हैं, अभिग्राही एंटीना यानी जिससे किसी सूचना को अपने ग्रहण कर रहे हैं। जब प्रेषित एंटीना और अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई अधिक नहीं होती है, उस स्थिति में तरंग का जो संचरण होगा वो कौन सा होगा, भू तरंग होगा। यानी जो तरंग है वो भूमि को या पृथ्वी को टच करती हुई आगे जाएगी। अब जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है जिसमें 2 क्षेत्र होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। दोनों क्षेत्र परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत। और इन दोनों क्षेत्रों के लंबवत होने के कारण इन दोनों से एक नई तरंग का निर्माण होगा। इस प्रकार से आपने पढ़ा था कि ये 2 क्षेत्र, जैसे मान लिया आपने ये क्या है ई सदिश, और दूसरा क्षेत्र कौन सा है बी सदिश। बी सदिश यानी ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये विद्युत क्षेत्र है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत। इन दोनों के क्षेत्रों के आपस में मिलने से एक नई तरंग का निर्माण होगा जो क्या कहलाएगी, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 क्षेत्र होंगे, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ेगी तो उसका जो विद्युत क्षेत्र का घटक है वो ध्रुवित हो जाएगा, यानी उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और पृथ्वी उसको अपनी ओर क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। यदि अधिक आवृत्ति वाली तरंग भूमि को टच करती हुई आगे जा रही है तो उसके विद्युत क्षेत्र के घटक का क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। इसलिए भू तरंग संचरण में कम आवृत्ति वाली तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है, अधिक आवृत्ति वाले तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब जो भू तरंग संचरण या जो पृष्ठीय तरंग संचरण है वो कितनी दूरी तक जा सकती है, अधिकतम 500 किलोमीटर तक वो जा सकती है। अधिकतम जो भू तरंग संचरण है वो कितनी दूरी तक हो सकता है, 500 किलोमीटर तक। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 मेगाहर्ट्ज कोटि की होगी। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है ये, जैसे आकाश तरंग संचरण कहाँ पे संचरित होती है, क्षोभ मंडल के अंदर। क्षोभ मंडल की हाइट कितनी है, 12 किलोमीटर। इसके बाद में आकाश तरंग जो है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की जो प्रास है वो कितनी है, आवृत्ति की प्रास कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। इसी प्रकार जो भू तरंग संचरण है उसमें फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो क्या है, 1 मेगाहर्ट्ज है। और कितनी दूरी तक जा सकती है, ये 500 किलोमीटर तक जा सकती है। अब तीसरी जो तरंग है वो है व्योम तरंग। कौन सी तरंग होगी, व्योम तरंग। जो व्योम तरंग है वो इस प्रकार से है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, इस प्रकार से पृथ्वी गोल है, गोले का अपने एक छोटा सा भाग, ये एक छोटा सा पार्ट ले रहे हैं अपने। जैसे पृथ्वी है इस रूप में, पृथ्वी एक बॉल के रूप में है, बिल्कुल गोल है। इसका एक छोटा सा भाग लिया है अपने, ये वाला भाग लिया छोटा सा। तो यहां से जो तरंग जा रही है ये है आयन मंडल। तरंग इस प्रकार से गति करेगी, ऊपर जाएगी वापस आ जाएगी। इसी प्रकार ये पार्ट ऐसे जाएगा, इस प्रकार से, और कुछ तरंगें ऐसे जा रही है। तो ये तरंगें प्रेषित द्वारा भेजी जा रही है और इन्हें अभिग्राही द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। ये जो पार्ट है ये किसका है, पृथ्वी का है। तो व्योम तरंग क्या है, व्योम तरंगें एक प्रकार की रेडियो तरंगें हैं। एक प्रकार की क्या है, ये रेडियो तरंगें। और व्योम तरंगें पृथ्वी के कौन से मंडल में गति करेगी, आयन मंडल में। आयन मंडल की जो हाइट है वो कितनी है, 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक। पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर होगी व्योम तरंगें, आयन मंडल में होगी। और आयन मंडल की जो हाइट है वो कितनी है, 80 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक है। ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है कि 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंगें आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी की सतह पर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है, जो क्या कहलाएगी, व्योम तरंग कहलाएगी। इसकी परिभाषा है जो आपको याद रखनी है।
30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंगे आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी की सतह पर अभिग्राही एंटीना द्वारा इसको ग्रहण किया जा रहा है। इस प्रकार की जो तरंग है वो क्या कहलाएगी? व्योम तरंग कहलाएगी। अब जैसे जैसे अपने पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो उसका जो अपवर्तनांक है वो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो आयन मंडल से एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों का जो परावर्तन नहीं होगा, जिस तरंग का परावर्तन नहीं हो रहा है, उस आवृत्ति को अपने क्या बोलेंगे? क्रांतिक आवृत्ति। तो क्रांतिक आवृत्ति परिभाषा भी अपने को याद रखनी है कि आयन मंडल से एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों का परावर्तन नहीं होता है, जो क्या कहलाता है? क्रांतिक आवृत्ति कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने जो क्रांतिक आवृत्ति है इसको प्लाज्मा आवृत्ति भी बोल सकते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। प्लाज्मा आवृत्ति या क्रांतिक आवृत्ति को अपने लिखेंगे न्यू सी से। न्यू सी इज इक्वल टू आएगा 9√n_max। n_max यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपसे पूछ जा सकता है कि प्लाज्मा आवृत्ति का सूत्र क्या होगा, प्लाज्मा आवृत्ति का व्यंजक क्या है, ये अपने से पूछा जा सकता है। या क्रांतिक आवृत्ति का सूत्र क्या है, तो ये अपने डायरेक्ट लिख देंगे। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक LOS विधि जो अपने 1 नंबर पढ़ी थी, लाइन ऑफ साइट, आकाश तरंग संचरण। आकाश तरंग संचरण विधि की सहायता से दो एंटीनाओं के बीच की अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है। दो एंटीना, जैसे मान लो एक प्रेसी एंटीना है और दूसरा है अभिग्राही एंटीना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ पर एक है प्रेसी एंटीना और दूसरा यहाँ पर है अभिग्राही एंटीना। इन दोनों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी है? अधिकतम दूरी अपने को ज्ञात करनी है। कौन सी विधि से? आकाश तरंग संचरण विधि से या LOS विधि से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का आ सकता है कि LOS विधि से दो एंटीनाओं के बीच की अधिकतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम दूरी देखो, अपने पृथ्वी का डायग्राम बनाएंगे तो ये पूरा पार्ट नहीं लेकर अपने केवल इसको ऐसे बना सकते हैं। ये भाग ले लिया इतना सा, ये पृथ्वी है पूरा गोल, पृथ्वी बहुत बड़ी है, केवल ये छोटा सा इसका पार्ट लिया गया है। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा और घुमा देते हैं अपने ऐसे। यहाँ पर क्या होगा? एक तो होगा प्रेसी एंटीना और दूसरा कौन सा होगा? अभिग्राही एंटीना। ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी ये पूरा गोल है, इस प्रकार से गोले का रूप है ये। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी त्रिज्या अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? R से, और ये मान कितना होगा? 6400 किलोमीटर। पृथ्वी त्रिज्या क्या है? फिक्स है, और कितनी है? 6400 किलोमीटर। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अपने कैपिटल R से। अब यहाँ पर अपने पास दो एंटीना है, एक तो है प्रेसी एंटीना और दूसरा कौन सा होगा? अभिग्राही एंटीना। मान लेते हैं ये प्रेसी एंटीना है, इसकी जो हाइट है वो h1 है। प्रेसी की हाइट कितनी है? h1। दूसरा यहाँ पर जो एंटीना है वो है अभिग्राही, इसकी हाइट है h2। अब जो प्रेसी एंटीना है वो तरंगों को कितनी दूरी तक संचरित कर सकता है? मान लेते हैं d1 दूरी तक, और ये जो अभिग्राही एंटीना है ये कितनी दूरी तक तरंगों को इकट्ठा कर सकता है या ग्रहण कर सकता है? वो दूरी कितनी है? d2। तो दोनों तरंगों के जो बीच की दोनों जो एंटीना है इनकी जो बीच की दूरी है वो आ जाएगी टोटल कितनी? d1 प्लस d2। ये प्रेसी एंटीना, ये अभिग्राही एंटीना, दोनों के जो बीच की दूरी है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? d से, और d बराबर क्या आ जाएगा? d1 प्लस d2। ये अपना टारगेट है, ये मान अपने को निकालना है कि d1 प्लस d2 का मान कितना होगा। मान कैसे ज्ञात करेंगे अपने? बहुत ही आसान। ये प्रेसी एंटीना है, पृथ्वी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R है। ये जो टोटल मान है ये कितना है? कैपिटल R। इसको अपने मान लेते हैं मूल बिंदु O। ये मान कितना है? टोटल कैपिटल R है, तो ये मान भी कितना होगा? कैपिटल R। इन दोनों एंटीना को इस प्रकार से अपने मिला देते हैं। ये बिंदु अपने मान लिया O बिंदु, इसको मान लेते हैं अपने A B C, और ये मान लेते हैं अपने D। अब यहाँ पर अपने को ये मान निकालना है कि ये टोटल मान तो कितना है? कैपिटल R। ये मान कितना है? ये वैल्यू अपने को निकालनी है।
इनको अपने डैश डैश से मिला देंगे। तो सबसे पहले अपने को चित्र की ज्यामिति लेनी है। चित्र की ज्यामिति से अपने ओ डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ डी इजकल टू क्या है, ओ पी प्लस बी डी। ये लिख सकते हैं कि जो ओ डी का मान है वो कितना है, ओ बी प्लस बी डी है। अब ये जो मान है बी डी ये किसके बराबर है, इसके बराबर, यानी प्रेसी एंटीना की हाइट के बराबर है। यानी बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है h1। ओ डी क्या है, ओ डी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो ये मान कितना है, कैपिटल आर। ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान ये हमें ज्ञात करना है, इसको एक बार अपने ओ बी ही लिखेंगे, प्लस बी डी का मान कितना है, h1। अब देखो चित्र की ज्यामिति से ये जो टोटल मान है, टोटल मान ये पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अपने को ये मान निकालने की कितना है, तो अपने पृथ्वी त्रिज्या में से क्या करेंगे, प्रेसी एंटीना की हाइट को घटा देंगे, तो ये मान कितना रह जाएगा, आर माइनस एच रह जाएगा। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, आर इजिकल टू आर माइनस एच प्लस एच। या आपने h1 लिया है प्रेसी एंटीना की ऊंचाई, तो ये h1 आ जाएगा, तो r इजिकल टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपने से वैल्यू पूछी जाए कि ओ बी का मान कितना होगा, तो ये आ जाएगा r माइनस एच। यहाँ पर अपने h1 लिया है तो h1 लिख देंगे, और अब अभिग्राही एंटीना के लिए मान निकालें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h2 आ जाएगा। बहुत ही आसान। अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ओ ए बी, और इसमें अपने क्या करेंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस की प्रमेय से अपने ये मान निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आ जाएगा त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय से, बहुत ही आसान। पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, ओ ए लिख देंगे, ओ ए इसका स्क्वायर कर देंगे। लंब यहाँ पर क्या है, ए बी, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, और आधार यहाँ पर आ जाएगा ओ बी, तो बी लिख देंगे, ओ बी स्क्वायर। ओ ए का मान कितना है, आर लिख देंगे, आर स्क्वायर इजकल टू ए बी का मान कितना है, D1, ये आ जाएगा D1 प्लस ओ बी का मान क्या है, R माइनस एच, ये आ जाएगा H1, और इसका अपने कर देंगे स्क्वायर। बहुत ही आसान। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर, छोटी क्लास में अपने पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार r माइनस एच का जो होल स्क्वायर, इसको अपने हल करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर D1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, प्लस ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर माइनस 2RH1। बहुत ही सिंपल। अपना टारगेट है D1, टारगेट यानी कि जो प्रेसी एंटीना है इसके द्वारा जो तरंग जाएगी वो कितनी दूरी तक जा सकती है, तो कितनी दूरी है D1 का मान निकालना है। तो D1 का मान निकालेंगे तो बाकी जो इधर वाला जो मान है पूरा का पूरा इस साइड में आएगा, और कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये आ जाएगा D1 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। अब इधर वाला ये पूरा मान अपने इधर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा और माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस R स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस H1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस 2RH1। R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये आ जाएगा D1 स्क्वायर बराबर 2RH1 माइनस H1 स्क्वायर। अब देखो H1 क्या है, बहुत ही आसान। H1 क्या है, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई है। जो प्रेसी एंटीना है जिसके द्वारा अपनी सूचना भेज रहे हैं उसकी हाइट कितनी है, H1। अब एंटीना की ऊंचाई कितनी हो सकती है, बहुत ही आसान, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। ये थोड़ी हो सकता है कि एंटीना की ऊंचाई 5 किलोमीटर है, नहीं हो सकता ना, असंभव है।
तो देखो अपने यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, आर और एच का कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है अपने। आर का मान क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, कितना है 6400 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा है। H1 क्या है, प्रेसी एंटेना की हाइट है जो कितनी हो सकती है, मान लेते हैं 100 मीटर है। तो देखो कंपैरिजन करें तो 100 की तुलना में, 100 मीटर की तुलना में 6400 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। तो सीधा और सिंपल अपन ये लिख सकते हैं कि R ग्रेटर देन H1 है, तो R की तुलना में या 2RH1 की तुलना में H1 स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानेंगे तो ये आएगा D1 स्क्वायर इजकल टू 2RH1, या यहाँ से अपने D1 का मान निकालें तो D1 इजकल टू क्या आएगा, रूट के अंदर 2RH1। ये समीकरण मान लेते हैं आ गई है कितने नंबर, 2 नंबर। ये अपने जो प्रेसी एंटीना है उसके द्वारा जो तरंगे भेजी गई है, संचरण दूरी है उसकी, ये दूरी कितनी आ गई D1, और D1 का मान कितना आ गया, रूट के अंदर 2RH1। इसी प्रकार जो अभिग्राही एंटीना है उसके लिए भी अपने मान निकालें D2 का, इसी प्रकार निकालना है तो सेम मान आएगा, लेकिन जहाँ पर H1 है वहाँ पर क्या आ जाएगा H2। इसी प्रकार D2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2RH2। ये इक्वेशन आ जाएगी कितने नंबर, मान लेते हैं 3 नंबर। अब देखो शुरू में अपने लिखा कि D इजिकल टू क्या है, D1 प्लस D2 है, क्योंकि D इजिकल टू क्या है, D1 प्लस D2 है। तो अपने को दोनों एंटीनाओं के बीच की दूरी निकालनी है कि दोनों एंटीनाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं D इजिकल टू आ गया D1 प्लस D2, समीकरण नंबर 4 नंबर। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 4 में समीकरण 2 और 3 से मान रख देंगे। तो मान रखेंगे तो D इजिकल टू आ जाएगा रूट के अंदर आएगा 2RH1 प्लस रूट के अंदर 2RH2। ये आ गई LOS विधि से दोनों एंटीनाओं के बीच की दूरी, समीकरण नंबर 5 नंबर। LOS लाइन ऑफ साइट या तरंग संचरण, आकाश तरंग संचरण विधि से दो एंटीनाओं की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, D बराबर रूट के अंदर 2RH1 प्लस रूट के अंदर 2RH2, जिसमें 2 क्या है, एक संख्या है, R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, H1 और H2 क्या है, H1 क्या है, प्रेसी एंटीना की ऊंचाई है, H2 क्या है, H2 है अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई। अब जब भी इन पे क्वेश्चन आएगा तो अपने को H1 और H2 का मान दिया जाएगा और अपने को D का मान हमें याद करना है। तो ये था आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से अपने को याद कर लेना है। आज का जो अपना क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ये है कि व्योम तरंगों की आवर्ती कितनी होती है, व्योम तरंगों की फ्रीक्वेंसी कितनी है, आवृत्ति कितनी है, ये आज का अपना क्वेश्चन है। व्योम तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ये आपको लिखकर भेजना है। इसके अलावा आपका मंडे को टेस्ट होगा, मंडे को जो टेस्ट है उसमें लेसन नंबर जो 17 नंबर है शुरू से लगना है अपने को, और जितना कल तक आपको पढ़ा दिया जाएगा शनिवार तक वो कंप्लीट उसमें आ जाएगा 5 वीडियो। तो आपको तैयारी करनी है, बढ़िया वीडियो देखने हैं, कमेंट भी करने हैं। जो कमेंट किए हैं अपने, एक कमेंट का नंबर है 2, तो 5 दिन अपने क्लास लगी तो 5 गुणा में 2 यानी 10 नंबर, और 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा, तो टोटल ये 20 नंबर आपके ऐड हो जाएंगे। अच्छे ढंग से आप तैयारी करें, धीरे धीरे पढ़ते रहें, टाइम आपके पास बहुत है, डेली 10 से लेकर 12 घंटे तक आप तैयारी करें, बहुत बढ़िया नंबर आपके बन सकते हैं, क्योंकि जुलाई के अंदर आपकी परीक्षा है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है। कमेंट नहीं करना आता अपने को तो अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये है। तो आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।